नमस्ते और द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। जीसी लियोंग की हमारी जो सीरीज चल रही है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें आज हम अध्याय 4 पर बात करेंगे, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। हाँ, और ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हमने सोचा है कि इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस रहेगा इसकी पहली और शायद सबसे दिलचस्प प्रक्रिया पर, केमिकल वेदरिंग। सही। जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पहाड़, पठार, सब कुछ कितना परमानेंट और सॉलिड लगता है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये हमेशा से यहीं थे और यहीं रहेंगे। पर असलियत यह है कि पृथ्वी की सतह पर एक लगातार जंग छिड़ी हुई है। हाँ, एक तरफ है जमीन के अंदर की ताकतें, इंटरनल फोर्सेस, जो बना रही हैं, जो जमीन को किसी कागज की तरह मोड़कर, मतलब फोल्डिंग, या बीच से तोड़कर फॉल्टिंग, हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े कर देती हैं। इन्हें हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है बाहरी ताकतें, एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, हवा, पानी, बर्फ, सूरज की गर्मी, जो इन बने बनाए पहाड़ों को लगातार तोड़ने, घिसने और एक तरह से समतल करने में लगी हुई हैं। तो ये हुई डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। एग्जैक्टली। और इन्हीं बनाने और बिगाड़ने वाली ताकतों के बीच की जो खींचतान है, उसी का नतीजा है वो दुनिया जो आज हम देखते हैं। और जमीन को घिसकर समतल करने की इसी पूरी प्रक्रिया को जियोलॉजी की भाषा में एक खास नाम दिया गया है। हाँ, इसे डेन्यूडेशन कहते हैं। डेन्यूडेशन, ये शब्द सुनने में बड़ा हैवी लगता है। क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप? जरूर। डेन्यूडेशन को आप एक डेमोलिशन प्रोजेक्ट की तरह समझिए। ओके। अगर आपको एक पुरानी बिल्डिंग गिरानी है तो आप 4 काम करेंगे। पहला, आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अंदर से कमजोर करेंगे, शायद ड्रिल करके या दीवारों को खोखला करके। ये है वेदरिंग, यानी अपक्षय, चट्टान अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर हो रही है। ठीक है, तो पहला कदम है स्ट्रक्चर को वीकन करना, अपनी ही जगह पर। हाँ, ये एक स्टैटिक प्रोसेस है। फिर दूसरा, आप बुलडोजर या हथौड़े से उस कमजोर स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू करेंगे। अच्छा। ये है इरोजन, यानी अपरदन, जहां बहता पानी या हवा जैसे मूविंग एजेंट्स चट्टान को सक्रिय रूप से तोड़ते हैं। समझ गया। और तीसरा, आप उस टूटे हुए मलबे को ट्रकों में भरकर हटाएंगे। ये है ट्रांसपोर्टेशन। और आखिर में? और चौथा, उस मलबे को शहर के बाहर किसी दूसरी जगह पर जाकर डंप कर देंगे। ये है डेपोजिशन या निक्षेपण। वाह! ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर डिन्यूडेशन कहलाती हैं। ये एनालॉजी तो कमाल की है। मतलब बुलडोजर के आने से पहले स्ट्रक्चर का अंदर से कमजोर होना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पहले कदम पर, इसी साइलेंट किलर पर फोकस करते हैं। और उसमें भी आज का हमारा विषय है केमिकल वेदरिंग। ये केमिकल अटैक आखिर होता कैसे है चट्टानों का? देखिए, केमिकल वेदरिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब कोई हथौड़ा नहीं मार रहा? कोई नहीं मार रहा। ये हवा और पानी के संपर्क में आने से चट्टानों का अंदर ही अंदर गलना या डीकम्पोज होना है। ये इतना धीमा प्रोसेस है कि हमें अपनी जिंदगी में इसका असर शायद ही दिखे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हजारों लाखों सालों में ये ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को भी मिट्टी में बदल देता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल? किताब में मलेशिया का जिक्र है, वहाँ ग्रेनाइट के साथ ऐसा क्या होता है? हाँ, मलेशिया का उदाहरण इसे समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहाँ अगर आप किसी पुरानी ग्रेनाइट की चट्टान को देखें तो उसकी सतह एकदम खुरदुरी और गड्ढों वाली मिलेगी। पिटेड एंड रफ, जैसा किताब में लिखा है। एग्जैक्टली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेनाइट मुख्य रूप से 3 खनिजों से बना है, क्वार्ट्ज, फेल्स्पार और माइका। ओके। इनमें से जो फेल्स्पार है वो क्वार्ट्ज के मुकाबले केमिकल रूप से कम स्टेबल होता है। अच्छा, तो वो ज्यादा रिएक्ट करता है? हाँ, वो पानी के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से गलकर मिट्टी, मतलब क्ले में बदल जाता है। तो मतलब चट्टान के अंदर का एक हिस्सा कमजोर है और दूसरा मजबूत? बिल्कुल सही। तो जब बारिश होती है तो फेल्स्पार गलकर बह जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज के मजबूत क्रिस्टल वहीं रह जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें पकड़कर रखने वाला फेल्स्पार जा चुका है, तो ये क्वार्ट्ज के दाने भी ढीले होकर बिखर जाते हैं और नतीजा होता है एक मोटी रेतीली परत। तो जो सख्त ग्रेनाइट था वो अब हाथ लगाने पर रेत की तरह झड़ने लगता है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। जब चट्टान की सतह टूटती है और ये मलबा वहीं जमा हो जाता है, जिसे किताब में रेगोलिथ कहा गया है, रेगोलिथ, तो ये तो एक कंबल की तरह हो गया।
इसे तो नीचे की चट्टान को आगे की वेदरिंग से बचाना चाहिए ना? ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है और यहीं पर प्रकृति का एक पैराडॉक्स छिपा है। पैराडॉक्स। हाँ, हमें लगता है कि रेगोलिथ की ये परत एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगी, लेकिन असल में ये वेदरिंग को और तेज कर देती है। ये तो उल्टा हो गया। और वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, रेगोलिथ एक स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज? हाँ, जब बारिश होती है तो ये सारा पानी सोख लेता है और नीचे की चट्टान को घंटों या दिनों तक लगातार नमी के संपर्क में रखता है। अच्छा, तो नमी ज्यादा देर तक रहती है? बिल्कुल। अगर ये रेगोलिथ ना होता तो पानी शायद चट्टान पर से बहकर निकल जाता। और इतना ही नहीं, जब इस रेगोलिथ में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। जैविक एसिड? हाँ, ये एसिड पानी में घुलकर उसे एक हल्का तेजाब बना देते हैं। अब चट्टान पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक वीक एसिड सॉल्यूशन लगातार हमला कर रहा होता है, जिससे उसके गलने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो ये रेगुलिथ सिर्फ चट्टान का टूटा हुआ मलबा नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और यही रेगुलिथ जब ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाता है तो मिट्टी यानी सॉइल बन जाता है। सही। मतलब चट्टान का टूटना ही हमारे जीवन का आधार है। इसी से वो मिट्टी बनती है जिस पर हमारी खेती, हमारा खाना सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा। द डेथ ऑफ अ रॉक इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो अब जरा इस केमिकल अटैक के तरीके या कहें कि प्रकृति के हथियारों पर गौर करते हैं। पहला तरीका किताब में बताया गया है, सॉल्यूशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि चट्टान के कुछ खनिज पानी में वैसे ही घुल जाते हैं जैसे नमक या चीनी घुल जाती है। अच्छा। और ये प्रोसेस तब और पावरफुल हो जाता है जब बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। CO2। हाँ, पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलकर एक बहुत हल्का कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3। ये तो कोल्ड ड्रिंक वाला एसिड हुआ। बिल्कुल, वही एसिड जो आपकी कोल्ड ड्रिंक में फिज पैदा करता है। और ये हल्का एसिड चट्टानों को खाने या घोलने का काम करता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के इलाकों में देखने को मिलता है। मेघालय की मौसमाई केव्स शायद इसी का नतीजा है। एकदम सही। लाइमस्टोन का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट इस हल्के एसिड में आसानी से घुल जाता है। तो जहां-जहां चट्टानों में दरारें या जोड़ होते हैं, वहां ये एसिड वाला पानी घुसकर चट्टान को घोलने लगता है और हजारों सालों में ये दरारें चौड़ी होकर गुफाएं और सुरंगें बन जाती है। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी है जो मुझे भी थी कि ये सिर्फ लाइमस्टोन के साथ होता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। मतलब ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान भी पानी में घुल सकती है। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय है पर सच है। असर होता है, बस उसकी रफ्तार लाइमस्टोन के मुकाबले हजारों गुना धीमी होती है। अच्छा। और यहीं पर डिफरेंशियल वेदरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। डिफरेंशियल वेदरिंग? हाँ, मतलब चट्टान का हर हिस्सा एक ही रफ्तार से नहीं गलता। जहां दरारें या जोड़ ज्यादा होते हैं, वहां पानी आसानी से अंदर पहुंचता है और तेजी से अपक्षय करता है। लेकिन जो हिस्से ज्यादा ठोस होते हैं, वो बच जाते हैं। इसे समझने का कोई आसान तरीका है ना? आप सोचिए कि आप एक चौकोर टॉफी चूस रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले और सबसे तेजी से कौन सा हिस्सा घुलेगा? कोने और किनारे। बिल्कुल। धीरे धीरे वो टॉफी एक गोल पत्थर जैसी बन जाएगी। हाँ। चट्टानों के साथ भी जमीन के नीचे ठीक यही होता है। जहां दरारें ज्यादा थीं, वो हिस्से गलकर मिट्टी बन गए, लेकिन जो बीच का ठोस गोल हिस्सा बच गया, उसी को जियोलॉजिस्ट कोर स्टोन कहते हैं। कोर स्टोन? कमाल है। और गर्म और नम जलवायु जैसे ट्रॉपिकल देशों में ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसीलिए वहां बहुत गहरी मिट्टी मिलती है। तो पानी में घुलना तो बाहरी ताकतों का एक हथियार हुआ, लेकिन उनका एक और छुपा हुआ हथियार है जो हवा में मौजूद है, ऑक्सीजन। दूसरी प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन। क्या ये वही चीज है जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप इसे चट्टानों का जंग लगना कह सकते हैं। अच्छा। ये हवा या पानी में मौजूद ऑक्सीजन की चट्टान के अंदर मौजूद खनिजों के साथ सीधी प्रक्रिया है। ज्यादातर चट्टानों में थोड़ी मात्रा में लोहा यानी आयरन होता है। होता ही है। जब ये लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है, तो ये आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, वही लाल भूरे रंग की पपड़ी या जंग। और ये जंग चट्टान को कैसे कमजोर करती है? क्योंकि ये जो आयरन ऑक्साइड यानी जंग की परत बनती है, ये बहुत नाजुक और भुरभुरी होती है। पपड़ी जैसी। हाँ,
ये आसानी से टूट कर बिखर जाती है और नीचे की ताज़ा चट्टान को फिर से हवा पानी के संपर्क में ले आती है। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और चट्टान परत दर परत कमजोर होती जाती है। इसका कोई भारतीय उदाहरण? भारत में जो हमें लाल और पीली मिट्टी मिलती है, खासकर डेक्कन प्लेटो के कुछ हिस्सों में जो लेटराइट सॉइल है, वो अरबों टन चट्टानों के लाखों साल तक हुए ऑक्सीडेशन का ही नतीजा है। वाह! हमारे घरों में मॉनसून में लोहे के गेट पर जंग लगना इसका सबसे छोटा और रोजमर्रा का उदाहरण है। सही। तो पानी चट्टानों को घोलता है, हवा उन्हें जंग लगाती है, लेकिन तीसरी प्रक्रिया डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स, ये मुझे सबसे हैरान करने वाली लगी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब इसमें तो बैक्टीरिया और काई जैसे छोटे छोटे जीव जंतु पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये प्रकृति का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका है। वो कैसे? मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो सड़े गले पेड़ पौधों या जानवरों के अवशेषों को खाकर जिंदा रहते हैं। इस प्रोसेस में वो कई तरह के एसिड पैदा करते हैं। ये एसिड जब बारिश के पानी में मिलते हैं तो नीचे की चट्टानों के लिए और भी खतरनाक हो जाते हैं। और सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, किताब में मॉस और लाइकिन का भी जिक्र है। बिल्कुल। वो जो पुराने किलों या मंदिरों की दीवारों पर हरी हरी काई जम जाती है, क्या वो भी यही काम करती है? बिल्कुल। लाइकेंस तो इतने कमाल के जीव हैं कि वो एकदम नंगी चट्टान पर भी उग सकते हैं। उन्हें बस थोड़ी सी नमी चाहिए। अच्छा। वो अपनी जड़ों से चट्टानों के खनिजों को सोखते हैं और बदले में एसिड छोड़ते हैं। तो वो एक ही समय में दो काम कर रहे हैं? हाँ, वो केमिकल हमला भी कर रहे हैं एसिड से, और मैकेनिकल हमला भी, जड़ों को दरारों में घुसाकर। वाह! तो अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत पर काई देखें तो याद रखें कि आप एक बेहद धीमी गति से चल रहे डेमोलिशन प्रोसेस को देख रहे हैं। तो आज हमने देखा कि केमिकल वेदरिंग, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, वो असल में कितनी शक्तिशाली और लगातार चलने वाली ताकत है जो पृथ्वी की शक्ल बदल रही है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य हथियार हैं: सॉल्यूशन यानी पानी में घोलना, ऑक्सीडेशन यानी हवा से जंग लगाना, और ऑर्गेनिक एसिड्स यानी छोटे छोटे जीवों का केमिकल अटैक। और हमने ये भी समझा कि चट्टान की अपनी बनावट और उस जगह की जलवायु इस जंग की रफ्तार को तय करती है। हाँ, गर्म और नम जगहों पर ये विनाश बहुत तेजी से होता है, जिससे कोर स्टोन्स जैसे दिलचस्प लैंडफॉर्म्स बनते हैं और गहरी उपजाऊ मिट्टी तैयार होती है जो जीवन का आधार है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये केमिकल प्रक्रियाएं असल में चट्टान को फिजिकल हमले के लिए तैयार करती हैं। एग्जैक्टली। ये चट्टान को अंदर से सड़ा देती हैं ताकि बाद में आने वाले बड़े झटके उसे आसानी से तोड़ सके। तो मतलब चट्टान को अंदर से केमिकली कमजोर कर दिया गया है, अब वो भारी चोट के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो हमारी अगली चर्चा इसी पर होगी। मैकेनिकल वेदरिंग कैसे काम करती है, गर्मी, सर्दी और पाला जैसी फिजिकल फोर्सेस चट्टानों को कैसे तोड़ती हैं, इसे समझेंगे हम अपनी अगली कड़ी में। ठीक है, तो अब हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग पर आते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा लगता है, पर असल में ये कहानी है कि कैसे विशाल मजबूत चट्टानें टूटकर रेत बन जाती हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बिस्किट की कल्पना करना। बिस्किट? हाँ, जब आप एक बिस्किट को हाथ से तोड़ते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रहता तो बिस्किट ही है। उसका स्वाद या मतलब उसकी बनावट नहीं बदलती। हाँ। फिजिकल वेदरिंग भी ठीक यही है। इसमें चट्टानें फिजिकली टूटती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आता। सही है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स। तो हमारे सोर्सेस के हिसाब से इस तोड़फोड़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी है तापमान। हाँ, टेम्परेचर। मुझे ये हमेशा हैरान करता है कि सिर्फ गर्मी और सर्दी मिलकर एक चट्टान को कैसे तोड़ सकती हैं, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे अपना थार रेगिस्तान। हाँ, जहाँ दिन में तापमान आसमान छूता है और रात में एकदम से गिर जाता है। ये एक बहुत ही धीमा लेकिन लगातार चलने वाला प्रोसेस है। देखिए, जब दिन में सूरज चट्टान को गर्म करता है तो हर चीज की तरह वो भी फैलती है, यानी एक्सपैंड होती है। ओके। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, चट्टान की सिर्फ बाहरी परत तेजी से गर्म होती है, जबकि अंदर का हिस्सा वो अभी भी ठंडा और अपने साइज का ही रहता है। तो ये एक तरह का टग ऑफ वॉर हो गया जो चट्टान की सतह पर ही चल रहा है। बिल्कुल। मतलब बाहरी परत बाहर की तरफ खींच रही है और अंदरूनी हिस्सा उसे अपनी जगह पर रोके हुए है। एकदम सही पकड़ा। और फिर रात में सीन पूरा पलट जाता है। तापमान तेजी से गिरता है
और अब वो बाहरी गर्म परत अंदर की परत से ज्यादा तेजी से सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अच्छा। ये रोज रोज का फैलना और सिकुड़ना चट्टान की सतह पर एक जबरदस्त स्ट्रेस पैदा करता है। जैसे किसी रिश्ते में रोज रोज की लड़ाई तनाव बढ़ता जाता है और आखिर में दरारें आ ही जाती हैं। बिल्कुल वही एनालॉजी है। और हमारी सोर्सेज में ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का जिक्र है, जहां ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ग्रेनाइट में कैसे? देखिए, ग्रेनाइट एक चट्टान नहीं बल्कि कई मिनरल्स का मिश्रण है। क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, और इन सबकी आदतें अलग अलग हैं। आदतें मतलब कोई ज्यादा तेजी से फैलता है, कोई कम। तो जब टेम्परेचर बदलता है तो सब अपने अपने हिसाब से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अरे वाह, ये तो एक ही घर में रहने वाली 3 लोगों की तरह है, जिनका सोने जागने और काम करने का रूटीन बिल्कुल अलग हो। क्योस तो मचेगा ही। हाँ बिल्कुल, और अंदरूनी तनाव और भी बढ़ जाता है। हमारे सोर्सेज में एक तस्वीर है जिसमें चट्टान की परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर रही हैं। ये देखने में बड़ा अजीब है। क्या ये भी इसी तापमान के उतार चढ़ाव का नतीजा है? हाँ बिल्कुल, उस प्रक्रिया को ही एक्सफोलिएशन या आम भाषा में अनियन पीलिंग कहते हैं। अनियन पीलिंग, वाह। जब ये फैलने सिकुड़ने का चक्र सालों साल चलता है तो चट्टान की ऊपरी परतें कमजोर होकर पपड़ी की तरह उखड़ने लगती हैं, ठीक जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। अच्छा। ये गोल चट्टानों में सबसे साफ दिखाई देता है, और यही प्रोसेस चट्टान के नुकीले किनारों को धीरे धीरे गोलाकार दे देता है। और इन टूटे हुए टुकड़ों का क्या होता है? ये कहीं तो जाते होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये टूटे हुए टुकड़े ग्रेविटी की वजह से पहाड़ की ढलान पर नीचे जमा हो जाते हैं। इस मलबे के ढेर को स्क्रीज कहते हैं। स्क्रीज? और ये स्क्रीज सिर्फ चट्टान का मलबा नहीं है, यही वो कच्चा माल है जिसे आगे चलकर नदियां और हवा अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और हजारों सालों में पीसकर उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं। कमाल है। मतलब पहाड़ का टूटना ही मैदानों के बनने का पहला कदम है। एक तरह से हाँ। तो रेगिस्तान में तो गर्मी और सर्दी चट्टान को तोड़ रही है, लेकिन क्या सिर्फ सूखी जगहों पर ही ऐसा होता है? हमारे सोर्स बताते हैं कि नमी वाले इलाकों में पानी खुद एक बड़ा हथियार बन जाता है, बिना जमे हुए भी। हाँ, और ये है बार बार गीला होना और सूखना की प्रक्रिया, रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग। इसका मैकेनिज्म भी तापमान जैसा ही है, बस यहाँ एजेंट पानी है। ट्रॉपिकल इलाकों की कल्पना कीजिए, जैसे भारत के तटीय क्षेत्र या मलेशिया। जब तेज बारिश होती है तो चट्टान की बाहरी परतें पानी सोखकर फूल जाती हैं, मतलब स्वेल कर जाती हैं। अच्छा, जैसे बारिश में हमारे घर के लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं और फिर बंद होने में दिक्कत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। तो वही हाल चट्टानों का भी होता है। और फिर जैसी तेज धूप निकलती है, वो नमी तेजी से उड़ जाती है और बाहरी परत सिकुड़ जाती है। ये गीला, सूखा, फूलना, सिकुड़, ये चक्र भी चट्टान की सतह पर वैसा ही तनाव पैदा करता है जैसा तापमान करता था। और ये खासकर उन जगहों पर बहुत प्रभावी होता होगा जहां अचानक तेज बौछारें पड़ती हैं और फिर तुरंत कड़ी धूप निकल आती है। सही कहा, जैसे मुंबई के मॉनसून में अक्सर होता है। और सोर्स ये भी कहता है कि ये सिर्फ बारिश वाले इलाकों में नहीं, बल्कि समुद्र तटों पर भी होता है, शायद ज्वार भाटे की वजह से। हाँ, जहाँ चट्टानें दिन में कई बार ज्वार के पानी में डूबती हैं और फिर भाटे के समय हवा और धूप में सूखती हैं, वहां भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और चट्टानों को कमजोर करती है। दिलचस्प बात है। और मजेदार बात यह है कि रेगिस्तानों में भी जहां कभी कभारी बारिश होती है, उसके बाद चट्टानें बहुत तेजी से सूखती हैं, तो वहां भी ये प्रक्रिया असरदार हो सकती है। ये सब तो बहुत धीमे और चुपचाप काम करने वाले तरीके हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ठंडे पहाड़ी इलाकों में चट्टानें बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से टूटती हैं। हमारे सॉसेज में पाला या फ्रॉस्ट एक्शन का जिक्र है। ये क्या चीज है? सुनने में ये काफी दमदार लग रहा है। ये फिजिकल वेदरिंग का हल्क है। हल्क? हाँ, ये ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों का सबसे ताकतवर हथियार है। होता यह है कि दिन में या गर्मियों में चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है, चाहे बारिश से या बर्फ पिघलने से। ठीक है। लेकिन जब रात में या सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये पानी जम जाता है। और पानी जब जमता है तो फैलता है। मुझे वो स्कूल का एक्सपेरिमेंट याद आ गया, जब पानी की बोतल को पूरा भरकर फ्रीजर में रख दूं तो वो फट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन, मतलब वॉल्यूम, लगभग 10% बढ़ जाता है। 10%? हाँ, और ये फैलता हुआ बर्फ चट्टान की दरारों पर अंदर से बाहर की ओर एक जबरदस्त दबाव डालता है। सोर्स में एक आंकड़ा भी दिया गया है। ये दबाव लगभग 140 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक हो सकता है। 140 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर? ये
ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब हर छोटे से सेंटीमीटर पर इतना वजन, चट्टान बेचारी कहाँ तक झेलेगी? और ये चक्र हर साल हर मौसम में दोहराया जाता है। हर बार जमने पर वो दरार थोड़ी और चौड़ी, थोड़ी और गहरी उठी जाती है। इसे फ्रॉस्ट वेजिंग भी कहते हैं। फ्रॉस्ट वेजिंग। आखिरकार ये लगातार दबाव चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अलग कर देता है। अच्छा। और इसी वजह से ऊंची पर्वत चोटियों के किनारे बहुत नुकीले और कोणीय मतलब एंगुलर हो जाते हैं, जिन्हें फ्रॉस्ट शाटर्ड पीक्स कहते हैं। और यहाँ भी टूटे हुए टुकड़े नीचे जमा होकर स्क्रीज बनाते हैं। तो अब तक हमने गर्मी, सर्दी, पानी और बर्फ की बात की। ये सब प्रकृति की नॉन लिविंग ताकतें हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज एक और दिलचस्प एंगल की तरफ इशारा करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स यानी पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान, ये कैसे चट्टाने तोड़ते हैं? ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। वेदरिंग से जो चट्टान के छोटे टुकड़े और मिट्टी बनती है, वो हवा या पानी से बहकर दरारों में जमा हो जाती है। ओके। इन दरारों में नमी भी होती है। ये एक बीज के पनपने के लिए एकदम सही जगह है, तो वहाँ छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। और जैसे जैसे वो पौधे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं और पानी की तलाश में और गहरी घुसती जाती है। ठीक। और ये जड़ें एक वेज की तरह काम करती हैं। वो दरार को धीरे धीरे लेकिन लगातार चौड़ा करती जाती हैं। हमारे सोर्स में दिया गया डायग्राम इसे बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे एक पेड़ की जड़ें चट्टान के जॉइंट्स में घुसकर उसे अलग कर रही हैं। ये तो हम सबने अपनी आंखों से देखा है। किसी पुरानी इमारत की दीवार पर या फुटपाथ के किनारे उगाया एक पीपल का पेड़ हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे पूरी दीवार या फुटपाथ को तोड़कर रख देता है। ये प्रकृति की बहुत धीमी पर अचूक शक्ति है। और सिर्फ पौधे ही नहीं, जमीन में बिल बनाकर रहने वाले जानवर जैसे चूहे, खरगोश, दीमक। अच्छा, वो भी? हाँ, ये सब भी चट्टानों की ऊपरी सतह को खोदकर ढीला और कमजोर कर देते हैं, जिससे वेदरिंग के दूसरे एजेंट्स का काम और आसान हो जाता है। और इस कहानी के सबसे बड़े किरदार तो हम इंसानी हैं। सोर्सेज में माइनिंग, सड़कें बनाने और खेती का जिक्र है। ये तो जाहिर है कि इन सब कामों में चट्टानें टूटती हैं, लेकिन इसका स्केल कितना बड़ा है? स्केल बहुत बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है रफ्तार। रफ्तार। प्रकृति जिन कामों को करने में हजारों या लाखों साल लेती है, इंसान उन्हें कुछ दिनों या महीनों में कर देता है। जब हम खेती के लिए जमीन साफ करते हैं या सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटते हैं, तो हम चट्टानों की ऊपरी सुरक्षा परत को हटा देते हैं। इससे वो चट्टानें सीधे सीधे धूप, बारिश और पाले के संपर्क में आ जाती हैं और उनकी वेदरिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। मतलब हम अनजाने में प्रकृति के जो विध्वंसक एजेंट हैं, उनके मददगार बन जाते हैं। बिल्कुल। शहरों में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए होने वाली खुदाई या बिल्डिंग बनाने के लिए नींव खोदना, ये सब भी तो इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा उदाहरण है पहाड़ों में सड़कें बनाने के लिए होने वाली डायनामाइट ब्लास्टिंग। वो एक झटके में चट्टान को उतना तोड़ देती है जितना शायद तापमान या पाला सदियों में कर पाते। सही बात है। तो इंसानी गतिविधियां न सिर्फ खुद वेदरिंग करती हैं, बल्कि प्राकृतिक वेदरिंग की प्रक्रिया को भी बहुत तेज कर देती हैं। तो संक्षेप में, चट्टानें चाहे कितनी भी मजबूत दिखें, वे अकेली नहीं हैं। उन पर हर पल, हर तरफ से हमला हो रहा है। बिल्कुल। दिन की गर्मी, रात की ठंडक, बारिश का पानी, बर्फ की ताकत और यहाँ तक कि एक नन्ही सी जड़ भी उसे तोड़ने में लगी है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मास मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। जरूर। ये एक ऐसी ताकत है जो हर पहाड़ी इलाके में, हर ढलान पर चुपचाप अपना काम कर रही होती है। और जब हम मास मूवमेंट कहते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही सरल शब्दों में गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से ढलान पर जो भी मलबा पड़ा है, मिट्टी हो, चट्टाने हो, उनका नीचे की तरफ खिसकना। बिल्कुल। पर ये कहानी सिर्फ ग्रेविटी की नहीं है जैसा लगता है। इस पूरी कहानी का असली हीरो या कहूं कि विलन पानी है। अच्छा। हाँ, सोर्सेस में जो अलग अलग तरह के मूवमेंट बताए गए हैं, कुछ बहुत धीमे, कुछ तेज, कुछ बिल्कुल अचानक, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पानी का ही हाथ है। मतलब ये कि कैसे पानी की कुछ बूंदें एक ऐसी हरकत को जन्म देती हैं जो दिखती भी नहीं, और कैसे थोड़ा और पानी मिट्टी को एक नदी बना देता है, और कैसे वही पानी पूरे पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकता है। एग्जैक्टली। ये तो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है इसे समझने का। तो चलिए सबसे पहले सबसे धीमे वाले मूवमेंट से शुरू करते हैं, जहां पानी का रोल बहुत सटल है, सॉइल क्रीप। हाँ, सॉइल क्रीप। इसे खामोश हरकत कहना बिल्कुल सही होगा। खामोश हरकत? वाह,
क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रेजुअल मतलब लगातार होने वाला मूवमेंट है जिसमें मिट्टी ढलान पर मिलीमीटर बाय मिलीमीटर नीचे खिसकती रहती है। मतलब इतना धीमा कि अगर मैं किसी पहाड़ी को 1 घंटे तक देखती भी रहूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। 1 घंटा क्या, आप शायद 1 साल भी देखती रहेंगी तो भी शायद ही कुछ नोटिस कर पाएंगी। सच में? हाँ, खासकर अगर ढलान बहुत ज्यादा सीधी नहीं है या उस पर घास फूस वेजिटेशन वगैरह है, वो पूरी पहाड़ी आपको एकदम स्थिर लगेगी। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि ये हो रहा है? मतलब इसका कोई सबूत तो होगा? हाँ, और सबूत इतने साफ हैं कि एक बार आप जान जाएंगी तो आपको हर पहाड़ी इलाके में दिखने लगेंगे। अच्छा? जैसे सोर्स में जो डायग्राम है वो इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। सबसे पहला और सबसे आम सबूत है झुके हुए पेड़ और खंभे। 1 मिनट, पेड़ तो रोशनी की तरफ भी झुकते हैं और बिजली के खंभे वो तो लगाते वक्त भी टेढ़े मेढ़े लग जाते हैं, खासकर हमारे यहाँ। तो ये कैसे मान लें कि ये सॉइल क्रीप की वजह से है? बहुत अच्छा सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक अकेले पेड़ या खंभे को देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन जब आप देखती हैं कि एक ही ढलान पर मौजूद सारे पेड़, सारे बिजली के खंभे, पुरानी दीवारों की बाड़, फेंसेस, सब कुछ एक ही दिशा में अच्छा। और लगभग एक ही एंगल पर झुका हुआ है, तब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक पैटर्न है। समझ गई। जैसे कोई अनदेखी ताकत उन सबको धीरे धीरे नीचे की ओर धकेल रही। ये कलेक्टिव एविडेंस है, किसी एक चीज का नहीं। और कोई सबूत? दूसरा सबूत है रिटेनिंग वॉल्स। हाँ। मतलब वो दीवारें जो ढलान को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। हाँ हाँ। ऐसी दीवार के ऊपरी हिस्से में मतलब ढलान की तरफ धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगती है और इसका असर दीवार पर भी पड़ता है। कैसे? वो ऊपर से खिसकती मिट्टी का वजन और दबाव वो धीरे धीरे दीवार को बाहर की तरफ फुला देता है, उसमें दरारें आ जाती हैं या वो टूट भी सकती है। अच्छा, तो वो जो दीवारों में एक बल्ज सा दिखता है। हाँ, आप किसी पुराने हिल स्टेशन जैसे शिमला या मसूरी में घूमिए, आपको घरों की पुरानी पत्थर की दीवारों में ये बल्ज साफ दिखेगा। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये होता क्यों है? यहाँ पानी का क्या रोल है? यहाँ पानी एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट? हाँ, जब मिट्टी में नमी आती है तो पानी के अणु मिट्टी के कणों के बीच की जो पकड़ है उसे ढीला कर देते हैं। अच्छा। तो वो एक दूसरे पर आसानी से फिसलने लगते हैं। लेकिन सोर्स एक और बहुत ही हैरान करने वाली वजह बताता है। वो क्या? जानवरों का चलना। क्या मजाक कर रहे हैं? मतलब भेड़ बकरियों के चलने से पहाड़ खिसक सकता है? ये तो यकीन करना मुश्किल है। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यहीं पर लगातार शब्द का जादू है। सोचिए, एक ढलान पर हजारों सालों से जानवर चल रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों कदम, हर कदम से जमीन में एक हल्का सा वाइब्रेशन पैदा होता है। अच्छा। एक कदम से तो कुछ नहीं होता, लेकिन लाखों कदमों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो मिट्टी के कणों को धीरे धीरे ढीला करता जाता है और ग्रेविटी तो अपना काम कर ही रही है। वाह, मतलब ये प्रकृति का स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सिद्धांत है। बिल्कुल। ये तो सच में एक डीप डाइव वाली बात है। तो ये तो हुई उस हरकत की बात जो इतनी धीमी है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है पानी, वो अभी तक बैक स्टेज था। सही बात है। क्या होता है जब वो पूरी ताकत से स्टेज पर आता है? क्या स्पीड बढ़ जाती है? स्पीड ही नहीं बढ़ती, पूरा खेल ही बदल जाता है। अब मिट्टी खिसकती नहीं, बहने लगती है। बहने लगती है? हाँ, यहीं से शुरू होता है सॉइल फ्लो, या जैसा सोर्स में कहा गया है सॉलिफ्लक्शन। फ्लो यानी अब मिट्टी सॉलिड नहीं रही, लिक्विड बन गई। एग्जैक्टली। जब मिट्टी पानी से पूरी तरह भर जाती है, कंप्लीटली सैचुरेटेड, पूरी तरह से, तो उसके कण एक दूसरे से अलग होकर पानी में तैरने लगते हैं। पूरी मिट्टी एक गाढ़े सूप या कह लीजिए दाल मखनी की तरह बन जाती है। हाँ, दाल मखनी। और ढलान पर बह निकलती है। हाँ। इसी को हम आम भाषा में मड फ्लो भी कहते हैं। और सॉस में इसके कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण दिए हैं जो अलग अलग मौसम और जगहों पर होते हैं। हाँ, पहला उदाहरण है सूखे एरिड इलाकों का। सोचिए राजस्थान या लद्दाख जैसी जगह जहां मिट्टी सूखी और भुरभुरी होती है। जब वहां अचानक बादल फटता है या जोरदार तूफानी बारिश होती है तो वो सूखी मिट्टी एक स्पंज की तरह सारा पानी सोख लेती है और पल भर में कीचड़ की एक नदी बन जाती है। और वो घाटियों में तेजी से बहती है। ये तो बहुत खतरनाक होता होगा। बहुत ज्यादा। हमने अक्सर खबरों में देखा है, खासकर हिमाचल या उत्तराखंड में, कि कैसे एक सूखा दिखने वाला नाला अचानक मलबे और कीचड़ की बाढ़ से भर जाता है। बिल्कुल, वो एक क्लासिक मड फ्लो ही होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए जो इससे बिल्कुल उल्टा है, ठंडे टंड्रा इलाके। अच्छा। यहाँ जमीन लगभग हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट करते हैं। बसंत में जब गर्मी बढ़ती है तो सिर्फ ऊपर की कुछ इंच की परत पिघलती है और नीचे की जमीन अभी भी बर्फ की तरह ठोस और जमी हुई है। तो पिघला हुआ पानी वो नीचे नहीं जा पाता होगा। आपने सही पकड़ा।
वो सारा पानी ऊपर की पिघली हुई मिट्टी में ही जमा हो जाता है और उसे एक दलदल बना देता है। ओह! अब ये गीला भारी मलबा नीचे की जमी हुई परत पर, जो किसी फिसल पट्टी या स्केटिंग रिंग की तरह काम करती है, आसानी से बहने लगता है। कमाल है। मतलब एक जगह सूखापन वजह है और दूसरी जगह जमीन का जमा होना। हाँ, और तीसरा उदाहरण तो और भी अजीब है, बॉग बर्स्ट्स का। बॉग बर्स्ट्स। हाँ, ये होता है पीट मिट्टी वाले इलाकों में। पीट मिट्टी असल में हजारों सालों से सड़ गल रही वनस्पतियों से बनती है। अच्छा। ये एक प्राकृतिक स्पंज की तरह होती है जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकती है। लेकिन हर स्पंज की एक लिमिट होती है। बिल्कुल। और जब बारिश से या किसी और वजह से वो लिमिट यानी सैचुरेशन पॉइंट पार हो जाता है तो वो पानी से लबालब भारी भरकम मिट्टी का टुकड़ा ढलान पर बह निकलता है। सोर्स बताता है कि आयरलैंड में इसे बॉग बर्स्ट्स कहते हैं। ये नाम इतना सटीक है जैसे पानी का कोई बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया हो। बॉग बर्स्ट। असल में वो इतनी तेजी से और अचानक बहना शुरू करती है कि देखने में ऐसा ही लगता है। तो धीरे धीरे खिसकना हो गया, कीचड़ की नदी की तरह बहना भी हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक और खतरनाक हिस्सा अब आएगा। बिल्कुल। जब मिट्टी या चट्टानें बहती नहीं बल्कि टूटकर गिरती हैं। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। हाँ, अब हम ग्रेजुअल मूवमेंट से सडन कोलैप्स की बात कर रहे हैं। ये मिनटों या सेकंडों में हो जाता है और सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। और इसमें मिट्टी या चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक अपनी जगह छोड़ देता है। बिल्कुल। और जैसा कि सोर्स में लिखा है, ये अक्सर बहुत सीधी ढलानों स्टीप स्लोप्स पर होता है। या फिर उन जगहों पर जहां हमने यानी इंसानों ने ढलान को काटकर और सीधा बना दिया है, जैसे सड़क बनाने के लिए या रेलवे लाइन बिछाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसके कारण प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी। पहले प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं। प्राकृतिक कारणों में एक है नदी या समंदर का कटाव। जब कोई नदी किसी पहाड़ के बिल्कुल नीचे से बहती है तो वो धीरे धीरे उसके आधार, उसके बेस को काटती रहती है, उसे कमजोर कर देती है। हाँ, और जब नीचे का सपोर्ट कमजोर हो जाता है तो ऊपर का भारी हिस्सा ग्रेविटी की वजह से गिर जाता है। दूसरा बड़ा कारण है भूकंप या ज्वालामुखी। उनके झटकों से। हाँ, उनके झटकों से कमजोर चट्टानें अपनी जगह छोड़ देती हैं। और मानव निर्मित कारण तो शायद आज के समय में ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। यकीनन। सबसे बड़ा कारण है पहाड़ों में बेतरतीब कंस्ट्रक्शन। जब हम सड़क बनाने के लिए पहाड़ को काटते हैं तो हम उस ढलान का नेचुरल सपोर्ट सिस्टम छीन लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी जेंगा टावर के नीचे से एक ब्लॉक खींच लें। पूरा का पूरा टावर अस्थिर हो जाता है। हाँ, ऊपर का हिस्सा स्थिर हो जाता है। और दूसरा बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई। जी, पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को एक जाल की तरह कसकर पकड़कर रखते हैं। बिल्कुल। जब हम पेड़ काट देते हैं तो वो पकड़ खत्म हो जाती है और फिर बारिश का पानी सीधा मिट्टी के अंदर जाता है, उसे कमजोर करता है और साथ ही उसका वजन भी बढ़ा देता है। सोर्स में कैमरन हाईलैंड्स का उदाहरण है। हाँ, जहां चाय के बागानों के लिए ढलानों को साफ किया गया और वहां पुराने लैंडस्लाइड्स के निशान, ओल्ड स्कार्स, साफ दिखते हैं। तो यहाँ भी पानी का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ पानी का रोल सबसे ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक है, खासकर स्लम्पिंग नाम के प्रोसेस में। स्लम्पिंग। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर बड़े लैंडस्लाइड्स इसी तरह होते हैं। ओके, तो इसे समझते हैं। स्लम्पिंग क्या है? ये नॉर्मल लैंडस्लाइड से अलग कैसे है? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। हाँ? मान लीजिए आपने एक ट्रे में नीचे एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है। ठीक है। और उसके ऊपर एक मोटा गीला स्पंज रखा है। समझ गई। प्लास्टिक शीट इम्पर्मिएबल है, पानी को नीचे नहीं जाने देगी, और स्पंज परमिएबल है, पानी सोख लेगा। बिल्कुल। अब पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही होता है। नीचे चिकनी मिट्टी यानी क्ले की परत होती है जो प्लास्टिक शीट की तरह इम्पर्मिएबल है। ओके। और उसके ऊपर किसी दूसरी चट्टान या मिट्टी की परत होती है जो स्पंज की तरह परमिएबल है। अब जब जोरदार बारिश होती है तो पानी ऊपर की स्पंज वाली परत से रिस कर नीचे जाता है और प्लास्टिक शीट यानी क्ले की परत पर आकर जमा हो जाता है क्योंकि वो और नीचे नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। अब उस क्ले की सतह पर पानी की एक पतली चिकनी परत बन जाती है। वो सतह किसी गीले फर्श की तरह स्लिपरी हो जाती है और नतीजा, ऊपर का पूरा स्पंज यानी चट्टान का पूरा ब्लॉक उस गीली सतह पर फिसल जाएगा। यही स्लम्पिंग है। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। क्या? लैंडस्लाइड का मतलब हमेशा चट्टानों का टूटकर बिखरना नहीं होता। स्लम्पिंग में पहाड़ का पूरा टुकड़ा एक सिंगल यूनिट की तरह, जैसे कोई बर्फ पर फिसल रहा हो, नीचे आ जाता है।
ओह, ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें अक्सर कोई चेतावनी नहीं मिलती। अचानक पूरा का पूरा हिस्सा अपनी जगह से खिसक जाता है। और इसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोर्स में 1961 के कैमरन हाईलैंड्स के रिंगलेट गांव का जिक्र है, जो इसी तरह के लैंडस्लाइड में आधा दब गया था। हाँ, ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल। इसीलिए इसे रोकने के लिए इंजीनियरिंग के उपाय किए जाते हैं। जैसे सोर्स की एक तस्वीर में दिखाया गया है कि ताइवान में लैंडस्लाइड रोकने के लिए एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, जो ढलान को सहारा देती है। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा और प्राकृतिक तरीका तो पेड़ लगाना, एफोरेस्टेशन ही है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें, एक ऐसी हरकत जो इतनी धीमी है कि दिखती तक नहीं, यानी सॉइल क्रीप, फिर मिट्टी का एक नदी की तरह बह निकलना, सॉइल फ्लो, हाँ, और आखिर में एक पूरे पहाड़ के टुकड़े का अचानक फिसल जाना, लैंडस्लाइड या स्लम्पिंग। इन सब के पीछे गुरुत्वाकर्षण, ढलान का एंगल और पानी का एक बहुत ही जटिल खेल है। और ये सोचना कितना जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे काम, जैसे किसी पहाड़ी पर एक सड़क बनाना या कुछ जंगल साफ करना, प्रकृति की इस विशाल शक्ति के साथ मिलकर कितने बड़े और कभी-कभी विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है। हाँ, जैसे समझने की और उसका सम्मान करने की बहुत जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर चर्चा करेंगे। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है कि बारिश का पानी है जो जमीन सोख लेती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर जमीन के नीचे इसकी पूरी एक दुनिया है, एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्लो, कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग जर्नी है। तो जब बारिश होती है, सारा पानी तो जमीन के नीचे नहीं जाता होगा। इसका बंटवारा कई तरीकों से होता है ना? बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक इसके मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। 4? अच्छा। हाँ, कुछ पानी तो गिरते ही तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर वापस एटमॉस्फेयर में। खासकर हमारे यहाँ की गर्मियों में। एग्जैक्टली। जमीन इतनी गर्म होती है कि वो उसे सोखने का मौका ही नहीं देती। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा हिस्सा पेड़ पौधे सोख लेते हैं और फिर ट्रांसपिरेशन के जरिए, मतलब पत्तियों से धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता है। अच्छा, तो पौधे भी पानी को वापस हवा में भेजते हैं। हाँ, एक तरह से वो पानी को होल्ड करके रखते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और जो पानी बच गया, जैसे जब बहुत तेज बारिश होती है तब तो सड़कों पर बहने लगता है। हाँ, उसे कहते हैं रन ऑफ। ये पानी ढलानों से बहकर नालों और फिर नदियों में पहुंचता है और आखिर में समुद्र में मिल जाता है। और शहरों में तो यही बाढ़ की वजह बनता है। सबसे बड़ी वजह, क्योंकि पानी को नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो इन सब के बाद जो पानी बचता है, हाँ, पानी का वो हिस्सा जो धीरे धीरे जमीन में रिसता है, जिसे पर्कुलेशन कहते हैं। पर्कुलेशन। वही पानी मिट्टी और चट्टानों के जोड़ों, जॉइंट्स और खाली जगहों, मतलब पोर स्पेसेस में भर जाता है और ग्राउंड वाटर बनाता है। तो ये सिर्फ एक तरह का नेचुरल वाटर स्टोरेज नहीं है, इसका और भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। ये वेदरिंग और मास मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है। मतलब ये जमीन के नीचे चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ता है और जमीन के खिसकने जैसी घटनाओं में भी इसका हाथ होता है। अच्छा। और यही ग्राउंड वाटर फिर कहीं झरनों, स्प्रिंग्स के रूप में वापस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में शामिल हो जाता है। वाह। अब ये समझते हैं कि कितना पानी ग्राउंड वाटर बनेगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। जाहिर है क्लाइमेट का बड़ा रोल होगा। सही। सोर्स भी यही बताता है, जैसे ड्राई क्लाइमेट्स में, रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर बारिश का पानी जमीन में पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ह्यूमिड इलाकों में, जैसे चेरापूंजी, हाँ, वहां जमीन पहले से ही गीली या सैचुरेटेड होती है, तो ज्यादातर पानी बह जाता है, यानी रन ऑफ हो जाता है। और हमारे जैसे मॉडरेटली ह्यूमिड इलाकों में, जहां न बहुत सूखा है न हर वक्त नमी, ऐसे इलाकों में दोनों चीजें होती हैं, कुछ पानी बह जाता है और कुछ जमीन सोख लेती है। और ये साल के मौसम पर भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, ये तो है। मॉनसून में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वाटर लेवल ऊपर आता है, फिर गर्मियों में लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ये तो हम सब अपने आसपास देखते हैं, जब हैंडपंप और बोरवेल गर्मी में जवाब देने लगते हैं। बिल्कुल, वो इसी का सीधा असर है। ठीक है, तो क्लाइमेट और मौसम तो समझ आता है, लेकिन अब आते हैं असली और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चट्टानों की बनावट। हाँ, यहाँ 2 शब्द आते हैं, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। और ग्राउंड वाटर का सारा खेल इन्हीं 2 शब्दों में छिपा है।
ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले पोरोसिटी की बात करते हैं। पोरस का मतलब है जिस चट्टान में छोटे छोटे छेद या पोर स्पेसेस हों। जैसे? एक स्पंज। बिल्कुल सही। जैसे सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, ये एक स्पंज की तरह पानी सोख कर होल्ड कर सकता है। तो पोरोसिटी हुई पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी। एग्जैक्टली। और परमिएबल या परवियस का मतलब है वो चट्टान जो पानी को अपने अंदर से गुजरने दे। अच्छा। जैसे एक छलनी, इसमें छेद होना जरूरी नहीं, बस दरारें या रास्ते होने चाहिए जिनसे पानी निकल सके। तो परमिबिलिटी हुई पानी के चलने की आसानी। हाँ। पोरोसिटी है कि टंकी कितनी बड़ी है, और परमिएबिलिटी है कि नल कितना चौड़ा है। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। सोर्स बताता है कि ज्यादातर पोरस चट्टानें परमिएबल भी होती हैं। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, छेद हैं तो पानी गुजरेगा। लेकिन क्ले यानी चिकनी मिट्टी पोरस तो बहुत है पर इम्परमिएबल है। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना, कि जो मिट्टी इतनी गीली है वो पानी को रोक कैसे रही है। वही तो होता क्या है कि क्ले बहुत ही महीन कणों, फाइन पार्टिकल से बनी होती है। जैसे आटा। हाँ बिल्कुल, आटे जैसा समझिए। इन कणों के बीच जगह, पोर स्पेसेस तो बहुत होती हैं, इसलिए वो पानी भी खूब सोखती है। उसकी पोरोसिटी हाई है। अच्छा, लेकिन और यही असली इसलिए है, ये जगह इतनी छोटी होती है कि पानी उसमें फंस जाता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसे पकड़ लेता है और पानी आसानी से बह नहीं पाता। मतलब ऐसा हुआ कि एक बिल्डिंग में कमरे तो बहुत हैं, पर गलियारे इतने संकरे हैं कि कोई निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। और इसीलिए चिकनी मिट्टी वाले खेतों में पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। क्योंकि पानी नीचे जा ही नहीं पाता, वो वहीं फंसा रह जाता है। कमाल है। और इसका उल्टा उदाहरण है ग्रेनाइट। ये क्रिस्टलाइन रॉक है, तो ये तो नॉन पोरस है। सही। जैसे हमारे किचन का ग्रेनाइट काउंटरटॉप, उसका पानी डालेंगे तो वो सोखेगा नहीं, बस ऊपर रहेगा। बिल्कुल, उसके क्रिस्टल पानी नहीं सोखते, उसकी पोरोसिटी लगभग 0 है। लेकिन सोर्स कहता है कि वही ग्रेनाइट जब जमीन के नीचे होता है तो उसमें कई जोड़ और दरारें होती हैं। हाँ, जॉइंट्स और क्रैक्स। तो इन दरारों की वजह से पानी उसके आर पार जा सकता है, इसलिए ग्रेनाइट नॉन पोरस होते हुए भी परवियस हो सकता है। एग्जैक्टली। ग्रेनाइट की बिल्डिंग में कमरे भले ही ना हो, पर उसमें आने जाने के लिए बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं। ये तो सच में पैराडॉक्स है ना? ग्रेनाइट खुद पानी नहीं सोखता, लेकिन पानी उन दरारों के नेटवर्क से होकर गुजर जाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो पानी जमीन में रिसकर नीचे जाता है, पोरस और परमिएबल चट्टानों से गुजरता हुआ। ये सफर आखिरकार कहाँ जाकर रुकता है? ये तब तक नीचे जाता है जब तक उसे एक इम्परमिएबल चट्टान की परत न मिल जाए। दीवार की तरह? हाँ, एक दीवार की तरह जिसके पार वो नहीं जा सकता, जैसे क्ले की एक बहुत मोटी परत। और फिर पानी उस इम्परमिएबल परत के ठीक ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिस परमिएबल चट्टान की परत में ये पानी जमा होता है उसे एक्विफर कहते हैं। एक्विफर, ये नाम सुना है। ये जमीन के नीचे हमारा प्राकृतिक वाटर टैंक है और इस जमा हुए पानी की ऊपरी सतह को वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल? तो ये वाटर टेबल एक सीधी लाइन नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलती है? हाँ, सोर्स में दिए गए डायग्राम से ये साफ पता चलता है। वाटर टेबल पहाड़ों या ऊंची जगहों पर जमीन से काफी नीचे होती है, और घाटियों और समतल निचले इलाकों में ये सतह के काफी करीब होती है। तभी तो पहाड़ों पर कुआं खोदना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा, सैकड़ों फीट खोदना पड़ सकता है। जबकि मैदानी इलाकों में, खासकर नदियों के पास, पानी आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। और जहां वाटर टेबल सतह के बहुत ही करीब आ जाए या सतह पर ही आ जाए, वहां वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव और दलदली जमीन बन जाती है। अच्छा। और ये वाटर टेबल का लेवल चट्टानों के प्रकार और, जैसा हमने पहले बात की, मौसम के साथ भी बहुत ज्यादा बदलता रहता है। बारिश में ऊपर आता है और सूखे मौसम में नीचे चला जाता है। तो कुल मिलाकर ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे पानी का कोई शांत तालाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद डायनामिक सिस्टम है जो क्लाइमेट, मौसम और सबसे बढ़कर हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों की छिपी हुई बनावट पर निर्भर करता है। सही बात है। ये पोरोसिटी और परमिएबिलिटी का खेल ही तय करता है कि पानी कहाँ रुकेगा, कहाँ बहेगा और हमें मिलेगा या नहीं। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, बताइए। सोर्स हमें ये समझाता है कि ग्राउंड वाटर बारिश के पानी के जमीन में सोखने से बनता है, यानी रिचार्ज होता है। हाँ।
पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम जमीन की बनावट को ही बदल दें, जैसे शहरों में कर रहे हैं। हाँ, जैसे शहरों में हर जगह कंक्रीट और सड़कें बिछाकर, तो हम चट्टानों के इस नेचुरल अब्जॉर्प्शन और पर्कुलेशन के प्रोसेस पर क्या असर डाल रहे हैं? इस पूरे सिस्टम का भविष्य क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब हम अनजाने में अपनी जमीन को वाटरप्रूफ बना रहे हैं और फिर पानी की कमी की शिकायत कर रहे हैं। यही तो पैराडॉक्स है। हम पानी को उसके घर यानी जमीन के नीचे जाने से ही रोक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम झरनों यानी स्प्रिंग्स पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो झरना आखिर है क्या? मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये जमीन के अंदर जो पानी जमा है उसका एक आउटलेट है, एक निकास। एग्जैक्टली। ये वो पॉइंट है जहां ग्राउंड वाटर टेबल मतलब भूजल स्तर जमीन की सतह से आकर मिल जाता है। जैसे सोचिए कि एक स्पंज हाँ। पानी से पूरा भर गया हो और अब हाँ, और अब उसमें से पानी धीरे धीरे रिस रहा है। हाँ। वो जो रिसाव है वही झरना है। ओके। और ये रिसाव एक एक बूंद का भी हो सकता है, जैसे किसी चट्टान से बस नमी आ रही हो, या फिर किसी फव्वारे की तरह पानी का एक बड़ा सोता भी फूट सकता है। अच्छा, असल में ये सब भूविज्ञान और प्रकृति की अपनी पाइपलाइन का खेल है। बस बहुत बड़े पैमाने पर। और झरने का प्रकार इस पर निर्भर करता है कि उस जगह की चट्टानों की बनावट कैसी है ना? हाँ। बनावट कैसी है, वो झुकी हुई हैं या उनमें दरारें हैं, और वाटर टेबल की पोजीशन क्या है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आज हम जमीन के नीचे छिपे पानी के इन गुप्त रास्तों की पड़ताल करेंगे। हाँ, ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये धरती की छिपी हुई वास्तुकला की कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिल्टेड स्ट्रेटा वाले झरनों की। राइट। यहाँ स्ट्रेटा का मतलब है चट्टानों की परतें। जैसे एक सैंडविच की कल्पना करें जिसमें ब्रेड और सब्जी की कई परतें हैं, लेकिन वो थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। बिल्कुल। चट्टानों के साथ भी ऐसा ही होता है। लाखों सालों में सेडिमेंट जमा होकर परतें बनती हैं और फिर जियोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से वो टिल्ट हो जाती हैं, मतलब झुक जाती हैं। तो इस सिचुएशन में परमिएबल और इम्परमिएबल चट्टानों की परतें एक के ऊपर एक होती हैं। हाँ, परमिएबल रॉक वो होती है जिसमें से पानी गुजर सकता है, जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। एग्जैक्टली सैंडस्टोन। और इम्परमिएबल रॉक वो है जो पानी को रोक लेती है, जैसे चिकनी मिट्टी या क्ले। ओके, गॉट इट। तो जब बारिश का पानी परमिएबल परत में सोख लिया जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जाता है। पर नीचे वाली इम्परमिएबल परत उसे और नीचे जाने से रोक देती है, एक बैरियर की तरह। हाँ, एक नेचुरल बैरियर। अब चूंकि ये परतें झुकी हुई हैं, तो पानी उस ढलान पर बहने लगता है और परमिएबल परत के निचले सिरे से झरने के रूप में बाहर आ जाता है। अच्छा, तो मतलब पानी के लिए एक नेचुरल स्लाइड बन जाती है, और जहां वो स्लाइड खत्म होती है बस वहीं झरना फूट पड़ता है। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालय के फुटहिल रीजन्स जैसे शिवालिक की पहाड़ियों में देखने को मिलता है, जहां ऐसी सेडिमेंट्री परतें आम है। गांव के लोग अक्सर ऐसे ही चश्मों का पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर क्या इन झरनों का पानी हमेशा भरोसेमंद होता है, या क्या एक सूखा मौसम इस पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये झरने काफी रिलायबल होते हैं और यही इनकी खासियत है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी किसी एक छोटे तालाब से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कैचमेंट एरिया से इकट्ठा करते हैं। वो पूरी की पूरी परमिएबल चट्टान एक भूमिगत जलाशय, एक एक्वेफर की तरह काम करती है। अच्छा, तो जब तक बारिश से वो लेयर रिचार्ज होती रहती है, तब तक इन झरनों में पानी आता रहता है। ये प्रकृति का स्लो रिलीज वाटर सिस्टम है। मतलब ये 1-2 साल के सूखे को भी झेल जाते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि जमीन के नीचे की एक मामूली सी झुकी हुई चट्टान किसी पूरे समुदाय की सामाजिक बनावट, उनके बसने की जगह और रोजमर्रा की आदतों को कैसे तय कर सकती है। जियोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट रॉक्स, इट्स अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ सोसाइटी। अब कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा आता है। हमें लगता है कि चट्टानें एकदम ठोस होती हैं। पर ऐसा होता नहीं। हाँ, अक्सर उनमें जोड़ या दरारें, जॉइंट्स और फिशर्स होती हैं। ये चट्टान के स्ट्रक्चर में नेचुरल क्रैक्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान ठंडी होती है या उस पर टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव पड़ता है। और यही दरारें पानी के लिए रास्ता बनाती हैं। बिल्कुल। ये चट्टान के अंदर एक तरह का नेचुरल पाइपिंग नेटवर्क बना देती हैं। पानी इन जोड़ों से रिसता हुआ नीचे की ओर जाता रहता है, जब तक उसे कोई ऐसा जोड़ ना मिल जाए जो सीधा जमीन की सतह पर बाहर खुलता हो। एग्जैक्टली।
एक तरह का शॉर्टकट होता है पानी के लिए। उसे पूरी चट्टान को पार नहीं करना पड़ता, वो बस इन दरारों के नेटवर्क से होकर बाहर आ जाता है। ये अक्सर ग्रेनाइट या बेसाल्ट जैसी हार्ड इग्नियस रॉक्स में होता होगा। हाँ, जो वैसे तो इम्पर्मिएबल होती हैं, लेकिन दरारों की वजह से पानी को रास्ता दे देती हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि इन दरारों से छन कर आने वाला पानी ज्यादा शुद्ध होता है, जो हम तीर्थों पर देखते हैं, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल में मंदिरों के पास जहां लोग पवित्र जल भरते हैं? क्या उसके पीछे यही साइंस है? हाँ, ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल सही है। वो पानी अक्सर ठंडा और मीठा भी लगता है। चट्टानों की दरारों से गुजरते हुए पानी नेचुरली फिल्टर हो जाता है, जिससे कई इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। और चूंकि ये पानी जमीन की गहराई से आ रहा होता है, तो वो ठंडा होता है और उसमें चट्टानों के घुले हुए मिनरल्स भी होते हैं, जो उसे एक खास स्वाद देते हैं। सही कहा। लेकिन इन झरनों के साथ एक चुनौती भी है। वो क्या? इनका फ्लो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। बारिश के बाद दरारें भर जाती हैं तो झरना तेजी से बहता है। और सूखे मौसम में एकदम बंद भी हो सकता है। हाँ, तो जहां टिल्टेड स्ट्राटा वाले झरने रिलायबल होते हैं, वहीं ये वाले झरने मौसमी हो सकते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार जियोलॉजिकल फीचर की बात करते हैं, डाइक। डाइक? हाँ, डाइक असल में पिघले हुए लावा की एक दीवार जैसी होती है, जो पहले से मौजूद चट्टानों की परतों को चीरती हुई ऊपर आती है और फिर वहीं जम जाती है। जैसे किसी केक के स्लाइस में चॉकलेट के एक सीधी खड़ी परत डाल दी हो। हाँ 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 हाँ। और ये दीवार इम्पर्मिएबल होती है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये डाइक एक भूमिगत बांध, एक अंडरग्राउंड डैम की तरह काम करता है। अंडरग्राउंड डैम? कैसे? जब ग्राउंड वाटर परमिएबल चट्टानों से बहता हुआ इस डाइक से टकराता है, तो वो रुक जाता है। पानी के लिए एक तरह का अंडरग्राउंड ट्रैफिक जैम लग जाता है। अरे वाह! इससे डाइक के पीछे पानी जमा होने लगता है और वहां का वाटर टेबल ऊपर उठने लगता है। और जब वाटर टेबल सतह तक पहुंच जाता है, तो पानी झरने के रूप में बाहर निकलने लगता है। एग्जैक्टली। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति ने खुद ही चेक डैम बना दिया। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत के डेक्कन प्लेटो जैसे इलाकों में इस तरह के झरने आम होंगे? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। डेक्कन ट्रैप्स जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में फैला है, वहां इस तरह की डाइक्स बहुत आम है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जहां एक इग्नियस इंट्रूजन मतलब लावा का दखल सेलिमेंट्री रॉक्स के हाइड्रोजियोलॉजी यानी पानी के बहाव को पूरी तरह से बदल देता है। पर किसानों को शायद पता भी ना हो कि उनकी फसलें एक हजारों साल पुरानी ज्वालामुखी की दीवार की वजह से जिंदा हैं। सही बात है। पर एक मिनट, अगर डाइक पानी को एक तरफ रोक रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि डाइक के दूसरी तरफ की जमीन बिल्कुल सूखी रह जाती होगी? बिल्कुल, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। डाइक की वजह से एक तरफ पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है और दूसरी तरफ जमीन सूखी रह सकती है। मतलब ये पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रामेटिकली बदल देता है। हाँ, आपको एक ही खेत में दो अलग-अलग तस्वीरें दिख सकती हैं। डाइक के एक तरफ हरियाली और दूसरी तरफ सूखी जमीन। वाओ! ये पानी को लेकर होने वाले स्थानीय विवादों का एक जियोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। अच्छा, ज्वालामुखी की दीवारें तो पानी का रास्ता रोककर झरने बनाती हैं, लेकिन कई बार चट्टानों की बनावट खुद ही ऐसी ढलानें बना देती है जहां पानी को बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता। हाँ, यहीं पर हमें स्कारफुट और डिप स्लोप जैसे झरने देखने को मिलते हैं। चूना पत्थर, लाइमस्टोन या चौक की चट्टानों वाले इलाकों में मिलते हैं, जहां एक एस्कार्पमेंट होता है। हाँ, एस्कार्पमेंट मतलब एक तरफ खड़ी ढलान जिसे स्कार्प कहते हैं और दूसरी तरफ हल्की ढलान जिसे डिप स्लोप कहते हैं। और यहाँ भी परमिएबल चट्टान दो इम्परमिएबल परतों के बीच फंसी हुई है, राइट? बिल्कुल। तो स्कार्प फुट स्प्रिंग में क्या होता है कि पानी जब परमिएबल लेयर से बहता हुआ खड़ी ढलान यानी स्कार्प के निचले हिस्से यानी फुट तक पहुंचता है, तो वहां से बाहर निकलता है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता इम्परमिएबल रॉक ने रोक रखा है। सही। और डिप स्लोप स्प्रिंग तब बनता है जब पानी हल्की ढलान की तरफ से बाहर आता है। ये तब होता है जब डिप स्लोप की सतह कटकर वाटर टेबल के लेवल तक पहुंच जाती है। तो अगर मैं कहीं ट्रेकिंग पर हूँ और एक चट्टानी पहाड़ी के ठीक नीचे पेड़ों और झाड़ियों की एक हरी भरी पट्टी देखूं, जबकि आसपास सब सूखा हो,
तो क्या ये क्लू हो सकता है कि वहाँ स्कार्प फुट स्प्रिंग्स की एक लाइन है? एग्जैक्टली वो मिनिएचर ओएसिस की तरह होते हैं। ये झरने एक लीनियर पैटर्न में बिल्कुल उस क्लिफ के बेस के साथ साथ निकलते हैं। और ये खास इकोलॉजिकल नीशेस बनाते होंगे। बिल्कुल। इन झरनों के पास आपको अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलेंगे। ये जियोलॉजी का बायोलॉजी पर सीधा असर है। ये झरने बताते हैं कि पानी कहाँ है और जीवन उसे फॉलो करता है। और अब आते हैं शायद सबसे ड्रामेटिक टाइप पर। ओके। सोचिए, एक नदी बह रही है और अचानक जमीन में गड्ढे में गिरकर गायब हो जाती है। हाँ, ये होता है कास्ट रीजन्स में, मतलब चूना पत्थर वाले इलाकों में। और सवाल ये उठता है कि नदी जाती कहाँ है? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो पानी में घुलनशील है। अच्छा। को हजारों लाखों सालों में पानी इस चट्टान को घोलकर अपने लिए भूमिगत रास्ते, सुरंगें और गुफाएं बना लेता है। तो नदी एक स्वॉलो होल के जरिए जमीन के नीचे चली जाती है और एक पूरे अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम में बहती है और फिर कुछ किलोमीटर दूर अचानक जमीन से फिर बाहर निकल आती है। वाओ। इस पॉइंट को जहां नदी दोबारा सतह पर आती है, वॉक्लूजिम स्प्रिंग या रिसर्जेंस कहते हैं। मतलब एक पूरी की पूरी नदी जमीन से बाहर निकल रही है। इसका स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है। भारत में मेघालय जैसी जगहों पर इस तरह की कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती होगी। बिल्कुल। मेघालय की गुफाएं इसी प्रक्रिया का नतीजा हैं। वहां कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो गुफाओं में घुसती हैं और कहीं और से निकलती हैं। और इन झरनों से निकलने वाले पानी का वॉल्यूम जबरदस्त हो सकता होगा। हाँ, वॉक्लूजन स्प्रिंग का नाम फ्रांस की एक जगह फॉन्टेन डे वॉक्लूस के नाम पर पड़ा है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल स्प्रिंग्स में से एक है। बारिश के मौसम में वहां से हर सेकंड हजारों लीटर पानी बाहर आता है। दैट्स इनक्रेडिबल। ये दिखाता है कि जमीन के नीचे पानी का कितना विशाल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है। हाँ, जिसके बारे में हमें सतह पर कुछ पता भी नहीं चलता है। और इस पानी की क्वालिटी कैसी होती होगी? क्या ये भी शुद्ध होता है? ये पानी अक्सर बहुत साफ होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड बहते हुए चट्टानों से छन जाता है। लेकिन इसमें घुले हुए मिनरल्स, खासकर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये हार्ड वाटर होता है। अच्छा, तो पीने में शायद अच्छा लगे, लेकिन घरों में इस्तेमाल करने पर ये पाइप और बर्तनों पर सफेद परत छोड़ देता होगा। बिल्कुल। तो हर झरने का पानी अपनी एक अलग कहानी और अपनी अलग केमिस्ट्री लेकर आता है। हमारे सोर्सेज में कुछ और प्रकार के झरनों का भी जिक्र है, जैसे गर्म पानी के झरने, खनिज झरने और गीजर, पर उनकी चर्चा किसी और दिन के लिए रखते हैं। हाँ। तो टिल्टेड स्ट्रेटा की सिंपल प्लम्बिंग से लेकर कार्स्ट इलाकों की गायब हो जाने वाली नदियों तक, हमने देखा कि हर झरने के पीछे एक अपनी अनोखी जियोलॉजिकल कहानी है। बस्तियों, हमारी खेती और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और आस्था को आकार देती है। सही बात है। पानी का एक छोटा सा स्रोत किसी पूरे गांव के वजूद का कारण हो सकता है। पहाड़ों में कई गांव सिर्फ इसलिए बसे हैं क्योंकि वहां एक झरना था। ये झरने जीवन देते हैं और अक्सर इसीलिए उन्हें पवित्र भी माना जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शहरों में जहां पानी बस एक नल घुमाने से आ जाता है, हम उस सोर्स और उसके पीछे की इस पूरी कहानी से कितना दूर हो गए हैं, जो कभी जिंदगी का केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुएं मतलब वेल्स पर चर्चा करेंगे। जी। कुएं तो हम सब ने देखे हैं, गांव में, खेतों में, पुरानी हवेलियों में। बल्कि फिल्मों में तो एक पूरा सीन होता है जहां हीरोइन कुएं पर पानी भरने जाती है और वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो ये झरनों मतलब स्प्रिंग्स से अलग कैसे हैं? हमारे स्रोत के हिसाब से झरना तो पानी का एक नेचुरल आउटलेट है, जहां पानी खुद ब खुद जमीन से बाहर आ रहा है। हाँ, जबकि कुआं इंसान का बनाया हुआ एक इंटरवेंशन है। जमीन के अंदर छिपे पानी को निकालने का एक, कह सकते हैं, जुगाड़ है। जुगाड़ सही शब्द है। बिल्कुल। प्रक्रिया सुनने में तो बहुत सीधी लगती है कि जमीन में तब तक गड्ढा खोदो जब तक पानी ना मिल जाए, लेकिन सारा खेल उस पानी के स्तर का है जिसे हम वाटर टेबल कहते हैं। और यहीं पर हमारे स्रोत का जो फिग 4.9 है, वो बहुत ही काम की बात बताता है। हाँ, ये मैंने देखा। इसमें 2 तरह के वाटर टेबल दिखाए हैं, एक वेट सीजन और एक परमानेंट। ये तो बिल्कुल अपने आप वाली कहानी है। अच्छा। अरे बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे तो कुछ हैंडपंप और कुएं बिल्कुल सूख जाते थे। फिर पूरे मोहल्ले में लड़ाई होती थी उस एक नलके पर जिसमें पानी आता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुएं सूख गए वो सिर्फ वेट सीजन वाटर टेबल तक ही खोदे गए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। वेट सीजन वाटर टेबल तो एक तरह से धोखे जैसा है। धोखा? हाँ, बारिश के मौसम में जमीन ऊपर ऊपर से गीली हो जाती है, पानी भर जाता है, तो आपको लगता है कि पानी मिल गया। आपने कुआं खोदा, कुछ महीने मजे से पानी इस्तेमाल किया, लेकिन जैसी गर्मियां आई वो ऊपरी सतह का पानी सूखा, वाटर टेबल नीचे गिरा और आपका कुआं बेकार हो गया।
और ये किसानों के लिए तो एक बहुत बड़ा संकट होता होगा। जब फसल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी कुआं जवाब दे देता है। बिल्कुल। मतलब अगर साल भर पानी की सिक्योरिटी चाहिए तो आपको ज्यादा मेहनत और पैसा लगाकर परमानेंट वाटर टेबल की गहराई तक खोदना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। और एक बार कुआं बन गया तो पानी को ऊपर लाने का काम शुरू होता है। पुराने जमाने में बाल्टी और रस्सी से हाथ से खींचते थे, रेहट का इस्तेमाल होता था। आज के जमाने में तो खैर मैकेनिकल पंप जैसे कि मोटर या सबमर्सिबल पंप ये काम करते हैं। और इनकी अहमियत मतलब इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा एरिड और सेमी एरिड इलाकों में होती है। जैसे राजस्थान या गुजरात के कच्छ जैसे इलाकों में, जहां सतह पर पानी मीलों तक नहीं दिखता, वहां यही कुएं जीवन का केंद्र होते हैं। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होते, बल्कि गांव की पंचायत, गपशप और सामाजिक मेलजोल की जगह भी बन जाते हैं। सही बात है। पूरा कम्युनिटी लाइफ इनके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि उन इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर ही एकमात्र वायबल ऑप्शन बचता है। नदियां या तो मौसमी होती हैं या होती ही नहीं। ऐसे में जमीन के नीचे का पानी किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये तो हुए वो आम कुएं जो हम सब जानते हैं, जो मेहनत से पानी देते हैं। पर हमारे श्रोत में एक और चीज का जिक्र है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आर्टिजन वेल। हाँ, एक ऐसा कुआं जिसमें से पानी अपने आप फव्वारे की तरह बाहर आता है। मतलब कोई मोटर नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस गड्ढा करो और पानी का फव्वारा हाजिर। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये वाकई में कुदरत का एक करिश्मा है। और इसका कारण एक बहुत खास तरह की भूवैज्ञानिक संरचना मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। स्रोत में जो फिगर 4.10 है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ओके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सैंडविच की कल्पना करना, जिसे दोनों तरफ से दबाकर एक कटोरा, एक बेसिन या सिंकलाइन का आकार दे दिया गया हो। सैंडविच। अच्छा, ये एनालॉजी मजेदार है। मतलब ब्रेड की 2 परतें और बीच में कोई फिलिंग। बिल्कुल। यहाँ पर जो बीच की परत है, हमारी फिलिंग, वो एक परमिएबल चट्टान है। परमिएबल मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद हों जिससे पानी आर पार जा सके, जैसे सैंडस्टोन या चूना पत्थर। इस परत को हम जियोलॉजिस्ट की भाषा में एक्विफर कहते हैं। अब इस एक्विफर के ऊपर और नीचे यानी सैंडविच की ब्रेड वाली जगह पर इम्परमिएबल चट्टानों की परतें होती हैं। इम्परमिएबल मतलब जो पानी को रोक लेती हैं। हाँ, जैसे कि चिकनी मिट्टी। ये चट्टानें पानी को रोक लेती हैं, उसे बाहर नहीं निकलने देती। अच्छा, तो एक्विफर वो स्पंज जैसी चट्टान है जो पानी को सोखकर अपने अंदर रखती है और ऊपर नीचे की इम्परमिएबल परतें उसे एक तरह से ट्रैप कर लेती हैं। एक नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसा बन गया। लेकिन ये कटोरे की शक्ल में क्यों है और इसमें पानी आता कहाँ से है? यहीं पर इसकी बनावट का जादू है। ये जो कटोरे जैसी संरचना है, इसके किनारे जमीन की सतह पर खुले होते हैं, जो अक्सर पहाड़ी या ऊंचे इलाके होते हैं। अच्छा। जैसा आप फिगर 4.10 में देख सकते हैं, जहां लिखा है रेनफॉल सोक्स इन हियर। जब इन ऊंचे किनारों पर बारिश होती है तो पानी इस परमिएबल एक्विफर वाली परत में सोख लिया जाता है। ओके। अब गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की वजह से ये पानी धीरे धीरे ढलान से नीचे की ओर यानी कटोरे के सबसे निचले हिस्से की तरफ बहने लगता है। और क्योंकि ऊपर और नीचे इम्परमेबल चट्टानों का ढक्कन लगा है तो पानी बाहर नहीं निकल सकता, वो बस उस एक्विफर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही हुआ है जैसे हम एक पाइप के एक सिरे को बंद करके दूसरे सिरे से पानी भरते जाएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब उस बंद पाइप में पानी भरता जाएगा तो अंदर क्या होगा? प्रेशर बनेगा, बहुत ज्यादा जबरदस्त दबाव, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, वो बन जाएगा। एक्विफर के अंदर पानी लगातार भर रहा है लेकिन निकलने की जगह नहीं है, तो वो पानी हाई प्रेशर पर स्टोर हो जाता है। और फिर आता है इंसान अपनी ड्रिलिंग मशीन के साथ। हाँ, अब सोचिए उस कटोरे के निचले हिस्से में, जहां जमीन के नीचे एक्वाफर में पानी फुल प्रेशर पे भरा हुआ है, वहां कोई आता है और ऊपर की इनपर्मिएबल ढक्कन वाली चट्टान में छेद करके एक पाइप डाल देता है। क्या होगा? अरे, पानी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और उस हाई प्रेशर की वजह से वो तेजी से पाइप से ऊपर की तरफ भागेगा और सतह पर फवारे की तरफ फूट पड़ेगा। एग्जैक्टली। कमाल है। मतलब ये तो कुदरत का अपना प्रेशर पंप है। बिल्कुल। बिना किसी मोटर या बिजली के आपको 24 घंटे पानी का फवारा मिलता है। इसीलिए इन्हें आर्टिजियन वेल कहते हैं। ये नाम फ्रांस के आर्टॉय इलाके से आया है, जहां इस तरह के कुएं बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि समय के साथ ये दबाव कम हो जाता है। मतलब ये फवारा हमेशा नहीं चलता।
ये तो थोड़ी निराशाजनक बात है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। जब एक ही एक्वाफर से बहुत सारे कुओं से पानी निकाला जाता है तो धीरे धीरे पानी का स्तर और उसका दबाव कम होने लगता है। हाँ। ये वैसा ही है जैसे एक भरे हुए गुब्बारे में छेद कर दें। शुरू में हवा बहुत तेजी से निकलती है, फिर धीरे धीरे फुस हो जाती है। जब दबाव कम हो जाता है तब पानी अपने आप सतह तक नहीं पहुंच पाता और फिर उसे निकालने के लिए पंप लगाना ही पड़ता है। अच्छा, तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? स्रोत में अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया गया है। फिगर 4.11 में तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा नक्शा दिखाया है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन का। ये तो बहुत ही बड़ा इलाका है। हाँ, और इन कुओं की सबसे ज्यादा कीमत रेगिस्तानी इलाकों में होती है। ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में भेड़ पालन मतलब शीप फार्मिंग का पूरा उद्योग इन्हीं आर्टिसियन कुओं पर निर्भर है। ओह, वहां लाखों भेड़ों को पानी पिलाने का और कोई जरिया ही नहीं है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन कुओं से जो पानी निकलता है वो उस रेगिस्तानी इलाके में हुई बारिश का होता ही नहीं है। एक मिनट, अगर वहां की बारिश का नहीं तो फिर कहाँ का पानी है? वो पानी सैकड़ों बल्कि कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी इलाके जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर हुई बारिश का होता है। क्या बात है। वो पानी वहां जमीन में रिसता है, एक्विफायर में जाता है और फिर जमीन के नीचे नीचे महीनों या सालों तक का सफर तय करके रेगिस्तान के नीचे पहुंचता है। वाह, मतलब ये तो एक तरह की कुदरती इंटरस्टेट पाइपलाइन हो गई जो पहाड़ों से पानी लेकर रेगिस्तान तक पहुंचा रही है। ये तो कमाल का नेचुरल वाटर ट्रांसफर सिस्टम है। इसीलिए ये एरिड रीजन्स के लिए एक वरदान की तरह है। लेकिन हर वरदान के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं। ये हमेशा परफेक्ट नहीं होते। हाँ, स्रोत में ये मुद्दा भी उठाया गया है। लिखा है कि कभी-कभी ये पानी बहुत गर्म होता है या उसमें इतने मिनरल सॉल्ट्स घुले होते हैं कि वो खेती या सिंचाई के लायक ही नहीं रहता। सही बात है। जरा सोचिए, किसी किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक आर्टिजियन कुआं खुदवाया, पानी का फव्वारा भी निकला और फिर पता चला कि पानी इतना खारा है कि उसकी फसलें ही जल जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक झटका होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी सीमा है। पानी में खनिजों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन चट्टानों के बीच से होकर गुजरा है। अगर चट्टानों में घुलनशील खनिज सॉल्युबल मिनरल ज्यादा हैं तो पानी खारा हो जाएगा। और गर्म क्यों होता है? और अगर एक्वाफर जमीन में बहुत गहराई पर है तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, जिसे जियोथर्मल हीट कहते हैं, उसकी वजह से पानी गर्म भी हो सकता है। कहीं कहीं तो उबलता हुआ पानी बाहर आता है जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो एक साधारण कुआं हो जिसे खोदने में पसीने छूट गए, या फिर ये फैंसी आर्टिजियन वेल जो अपने आप पानी दे रहा है, कहानी का अंत एक ही जगह आकर होता है। स्रोत एक चेतावनी के साथ अपनी बात खत्म करता है। हम इंसान जमीन से पानी उतनी तेजी से निकाल रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति उसे वापस भर नहीं पा रही है। और ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है। इंसान द्वारा बनाए गए सभी कुएं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, भूजल संसाधनों मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी निकालने की हमारी रफ्तार बारिश द्वारा उसे फिर से भरने की रफ्तार, जिसे रिचार्ज रेट कहते हैं, से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये सीधे सीधे हमारी वाटर सस्टेनेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तो बिल्कुल एक बैंक अकाउंट जैसा है। मान लीजिए आपकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपए आती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से हर महीने 80,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ, शुरू में तो आपकी सेविंग्स काम आ जाएंगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर में तो अकाउंट खाली होगा और आप दिवालिया हो जाएंगे। भारत के तो लगभग सभी बड़े शहर, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यही कहानी दोहरा रहे हैं। हर जगह ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक तेजी से गिरता जा रहा है। बिल्कुल। स्रोत में लापरवाही और अत्यधिक दोहन, केयरलेसनेस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो आज के हालात पर एकदम सटीक बैठते हैं। बिल्कुल, समस्या कुआं नहीं है। कुआं तो एक टेक्नोलॉजी है, एक औजार है। समस्या है उस औजार के इस्तेमाल का हमारा तरीका और हमारी लालच। लालच, सही कहा। पहले लोग हाथ से या रहट से पानी निकालते थे तो एक सीमा थी, एक इंसान दिन भर में कितना पानी निकाल लेगा। लेकिन जब से पावरफुल सबमर्सिबल पंप्स आए हैं जो कुछ ही घंटों में हजारों लीटर पानी खींच सकते हैं, तब से हमने इस संसाधन का अंधाधुंध शोषण शुरू कर दिया है। और इसका असर भी दिखने लगा है। कई इलाकों में तो कुएं खोदने की होड़ लगी है। मेरे पड़ोसी ने 500 फीट का बोरवेल कराया तो दूसरे ने 800 फीट का करा लिया। ये एक रेस टू द बॉटम है
जहां हम जमीन को और गहरा छेदते जा रहे हैं। सही कहा। ये एक तरह का ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है। भूजल एक साझा संसाधन है, लेकिन हर कोई अपना फायदा देख रहा है। नतीजा ये है कि जैसा स्रोत साफ साफ कहता है, कई इलाकों में भूजल की आपूर्ति या तो बहुत कम हो गई है या पूरी तरह से खत्म हो गई है। हम सिर्फ भविष्य की पीढ़ियों का ही नहीं, बल्कि अपने ही भविष्य का पानी आज इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भूजल खत्म होता है तो सिर्फ पीने का पानी कम नहीं होता, नदियां सूखने लगती हैं, जमीन धंसने लगती है और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो आज की हमारी चर्चा से ये बात साफ होती है कि कुआं इंसान की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। एक साधारण कुआं किसी गांव को जिंदा रखता है और एक आर्टिजियन वेल रेगिस्तान में भी खेती संभव बना सकता है। इसने हमें जमीन के नीचे छिपे हुए पानी तक पहुंच दी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई, जिसे हम निभाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। शक्ति और विवेक का संतुलन ही असली चुनौती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने हमें शक्ति तो दे दी, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का विवेक हमें ही विकसित करना होगा। स्रोत हमें इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के विचार के साथ छोड़ जाता है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार ये है, आज के ज़माने में जहां हम स्मार्ट सिटी, AI और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ज़मीन के नीचे के पानी के इस बैंक अकाउंट को हम स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि वो दिवालिया ना हो? क्या इसका जवाब टेक्नोलॉजी में है, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, या फिर सख्त कानूनों में? Okay, so we hope you liked today's discussion on Chapter 4, Weathering, Mass Movement and Groundwater of Certificate Physical and Human Geography by G.C. Leon. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद। जय हिंद।